मुझे पता है कि आप सबका इंटरेस्ट हमेशा होता है कि टारगेट्स क्या हैं, तो आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि टारगेट्स कैसे निकालते हैं आप। ऑयल, केमिकल, गैस और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनकी हम बात करते रहते हैं। शेयर मार्केट में रोटेशन होता रहता है पैसे का इन सेक्टर्स के बीच। तो ऐसी एक कंपनी जो इन सारे सेक्टर्स को सर्व करती है, इसे हम प्रॉक्सी प्ले कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि कैसे सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करके आप शेयर के टारगेट निकाल सकते हैं। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को और एंड तक बने रहिए। आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो भी आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। लेट्स बिगिन राइट अवे। स्क्रीन देखकर आप कंपनी का नाम समझ गए होंगे। भाषा आपको अलग लग सकती है, वो क्यों? बिकॉज ये की एमएनसी है जिसकी इंडियन सब्सिडियरी भी है केएसबी नाम से। मैंने ये डेटा उनकी एक यूरोपियन सब्सिडियरी के एनुअल रिपोर्ट से निकाला है, जहां पर उन्होंने मार्केट शेयर मेंशन किया हुआ है। सो फोकस आपको यहाँ पे करना है, जो ये 40.5% लिखा है, मतलब टोटल इनका जो बिजनेस है ग्लोबली उसमें से 40.5% एशिया पैसिफिक रीजन से आता है। इस लिए ही इस कंपनी की स्टडी हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी की एक्सपर्टीज है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप फंक्शन कैसे करते हैं, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि इस कंपनी की एप्लीकेशन किस किस सेक्टर में है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसे हम इम्पेलर बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं जो होल्ड करता है, एक केसिंग होती है जिसके अंदर इम्पेलर आपका पैक्ड होता है, और होता है एक मोटर। एक तरफ से फ्लूइड जब आता है तो इम्पेलर के साथ वो कई डायरेक्शन में जाता है। तो जो इम्पेलर का सेंटर होता है, जो येलो में आप देख रहे हैं, इसको हम आई बोलते हैं। यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स से ही पंपिंग कंटिन्यूड रहती है। तो आप सोच के देखिए कि इस तरह के पंप की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ से हो सकती है, कि एक तरफ से आप फ्लूइड निकाल सकते हैं और उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं दूसरी तरफ। एक क्विक थॉट लीजिए और सोचने की कोशिश करिए इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। उसके बारे में बात हम आगे वीडियो में भी करेंगे। इस कंपनी का बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। पंप्स तो बहुत सारी कंपनीज बनाती होंगी, बट केएसबी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करती है। आई एम सॉरी अगर मैंने कंपनी का नाम अभी तक मेंशन नहीं किया, हम बात कर रहे हैं केएसबी इंडिया की। इनका यूनिक मॉडल ये है कि सेल से लेकर जो आफ्टर सपोर्ट है, आफ्टर सेल सपोर्ट है इनका, वो बहुत ही स्ट्रांग है। सो स्ट्रांग दैट इनकी जो सर्विसिंग की विंग है वो एक सब्सिडियरी ही इन्होंने बना दी है, जो यूरोप वगैरह में काफी रोबस्ट है। और सबसे ज्यादा मार्जिन इसी में है। ये आप माइंड में रखिएगा कि जो इनकी सर्विस सब्सिडियरी है उसका मार्जिन सबसे ज्यादा है। और अगर आप इनकी रिसेंट कॉन कॉल सुनते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते हैं, इन्होंने ये बताया भी है कि इंडिया में ये रैंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं इस सर्विस वाले पार्ट को, जिससे इनके मार्जिन्स और ज्यादा बढ़ सके। दैट मीन्स फ्यूचर इज ब्राइट फॉर दिस वन। पिक्चर के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है कि ये क्या क्या करते हैं। कंसल्टेंसी एनालिसिस, आपकी नीड क्या है ये डिस्कस करते हैं। स्टार्टअप हुआ, रिलेशनशिप, पंप्स इन्होंने आपको दिए या फिर वॉल्व्स इन्होंने आपको दिए। ऑपरेशन हुआ, रिपेयर हुआ, एनालिसिस। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे टूल्स भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ये कहाँ कहाँ करते हैं वो इस स्लाइड में आपके लिए है, अगर आप एक क्विक लुक लेना चाहें कि कहाँ कहाँ पर फैक्ट्रीज हैं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज किसी भी कंपनी को डेप्थ में स्टडी करने के टाइम अगर आप उसके आसपास रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज हो जाती है आपके लिए। तो अगर आप इनमें से किसी जगह पर रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा जाके प्लांट्स के आसपास ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। या फिर हो सकता है आपको यहाँ के एम्प्लॉयज मिल जाएं, या फिर ऐसे लोग मिल जाएं जो इस कंपनी से किसी ना किसी तरीके से डील करते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड होती है और आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। अराउंड 150 इनके ऑथोराइज सेंटर्स हैं, 800 से ज्यादा इनके ऑथोराइज डीलर्स हैं, पंप्स के, वॉल्व्स के और सिस्टम्स के। दैट मींस एक नेटवर्क जो इनका है वो काफी रोबस्ट है, ऑल अक्रॉस इंडिया है, आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट और जेएंड के रीजन के अलावा इनका काफी रोबस्ट नेटवर्क है, वो आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। नेटवर्क बड़ा होने की एडवांटेज ये होती है कि कई बार पॉलिटिकल टेंशन होती है, जियोग्राफिकल इश्यूज होते हैं कुछ लोकेशंस पर। जब आपकी यूनिट्स कई जगह मेंटेन होती हैं तो इन चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट पर नहीं पड़ता। तो कंट्री वाइज कवरेज होना आप वैल्यू तो ऐड करता ही है, रेवेन्यू भी बढ़ाता है आपका, साथ ही साथ एक कुशन की तरह एक्ट करता है। अगर किसी जगह पर कोई डिफिकल्टी आती है तो आपके पास बैकअप ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। इंडिया में केएसबी दो पार्ट्स में है, दो ब्रांचेस इनकी फिलहाल अभी हैं। पहला है केएसबी लिमिटेड। आप ध्यान से स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। असाइनमेंट एक आपके लिए, कोशिश करिए समझने की कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और कमेंट्स में बताइए। सेकंड है केएसबी एमआईएल कंट्रोल्स लिमिटेड। इनके फंक्शंस आप खोजने की कोशिश करिए।
इससे क्या होगा कि आपको स्पून फीडिंग की नीड नहीं होगी, आप खुद से बहुत कुछ सीख पाएंगे। जब आप किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो आप खुद से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे और आप किसी भी यूट्यूब पर डिपेंड नहीं रहेंगे। एप्लीकेशन की मैंने बात की, नंबर वन फॉर यू, वेस्ट वाटर एप्लीकेशन। क्या होता है कि मान लीजिए वेस्ट वाटर कहीं पे इकट्ठा है, आपको पानी ड्रेन आउट करना है, तो सेम जो आई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो आई फॉर्म हो जाती है, पानी वो एक तरफ से पंप करेगा, पंप दूसरी तरफ उसको फेंक देगा। इसके अलावा पानी से ही रिलेटेड वाटर ट्रीटमेंट में काम है, वाटर एक्सट्रैक्शन में काम है, सप्लाई और ट्रांसपोर्ट में काम है इन पंप्स का। जब हम बोलते हैं वर्ड पंप तो माइंड में अक्सर आता है एक हैवी सा डिवाइस जो पानी को पंप इन कर रहा है, पंप आउट कर रहा है। ये तो होता ही है पंप, इसके अलावा प्रिसाइज एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं। छोटे से साइज में भी पंप्स काफी यूजफुल होते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में। अगर आपने आइसक्रीम वेंडिंग मशीन देखी हो तो वहां पे जो वो आइसक्रीम निकलती है वो भी एक तरीके का माइनर पंप ही है। सो फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन में भी इन पंप्स की एप्लीकेशन है। और इस बंदे के हाथ में जो आप इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, वहां तो ऑफ कोर्स बहुत ही वाइटल एप्लीकेशन है पंप्स की, और यहाँ पर भी केएसबी फिट इन होता है, सर्व करता है इस सेक्टर को भी। कोविड के टाइम का हॉट सेक्टर जो लोगों का फेवरेट अब भी बना हुआ है, इवन दो ये डाउन ट्रेंड में है। सो केमिकल्स के प्रोडक्शन में भी केएसबी वाल्व्स और पंप्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है। इसके अलावा एयर कंडीशनर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, आई मीन जहां पे भी आप पंप्स देखते हैं, वाल्व्स देखते हैं, वहां पे ये कंपनी फिट इन होती है। आप अपने आसपास देखिए, चीजें देखिए जो आप यूज करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना ब्रॉड नेटवर्क है इन पंप्स का और क्वालिटी क्या क्या है। यूएसपी क्या है इनकी सर्विस, मैं कहूंगा पंप्स के लिए रोटो पंप्स भी है और भी सारी पंप्स की कंपनीज हैं, बट जो सर्विसिंग है वो फ्रेमवर्क इनका फिलहाल यूनिक है। कुछ और एप्लीकेशंस, दो एप्लीकेशंस और आपके लिए। ड्रेजिंग क्या होता है कि कोई भी पानी की बॉडी है तो जो बेस पे सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, अगर आपने एक तालाब बनाया अपने घर में तो उसके बेस में जो कंकड़ गिट्टियां इकट्ठा हो जाएंगी, उसको हटाने के प्रोसेस को ड्रेजिंग बोलते हैं। ये ओशन और सी के सरफेस पे भी किया जाता है सफाई के लिए। काफी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका काम होता है, तो ड्रेजिंग में भी इसका काफी यूजफुल एप्लीकेशन है। यहाँ से हम बात करेंगे इंडिया स्पेसिफिक होके। सो इंडिया में टॉप कस्टमर्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। एनपीसीआईएल सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे बड़ा ऑर्डर इनको एनपीसीआईएल से ही मिला है। तो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और जो भी एनालिस्ट इस पे कमेंट्री कर रहे हैं, वो इसी थॉट प्रोसेस के अराउंड है कि एनपीसीआईएल के जो ऑर्डर्स हैं वो इसके मार्जिन्स को काफी इम्प्रूव करेंगे और इसका जो बड़ा प्रॉफिट होगा वो इस सेक्टर से ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा एचएमईएल मित्तल एनर्जी है, थर्मैक्स इनका बहुत बड़ा कस्टमर है। थर्मैक्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बड़े बड़े बॉयलर्स वगैरह बनाते हैं, पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। एलएनटी एक लार्ज कैप है जो काफी फोकस में अब आ गया है पिछले 7-8 महीने से। एलएनटी हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने बहुत सी न्यूज पढ़ी होंगी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। सो एलएनटी का वो सेगमेंट भी इनका एक कस्टमर बेस फॉर्म करता है। इसके अलावा आईओसीएल और भेल भी इनके कस्टमर बेस में आता है। इन सेक्टर्स को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आप हमेशा बात सुनते होंगे इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर, कैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। तो केएसबी जिन जिन सेक्टर्स को सर्व कर रहा है, जो जो टॉप सेक्टर्स हैं, अगर आप इन डेप्थ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। अगेन ये ए पॉलिटिकल है, लाइक ऑलवेज, बिजनेस सेंस में सोचिए, पॉपुलेशन ज्यादा है, नीड्स बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहां पर एप्लीकेशंस होंगी इन चीजों की, बढ़ती जाएंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा इन चीजों का, मार्जिन ज्यादा होगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें स्टॉक्स को ऊपर की तरफ पुश करती हैं। ये एक पॉजिटिव बायस है इस स्टॉक को लेकर, इस माइंडसेट से सोचने की कोशिश करिए। मैं हमेशा ये एज्यूम करके रखता हूँ कि जो ऑडियंस है मेरी वो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं। टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। मान लीजिए आप बिस्किट बेचते हैं जो 5 रुपए का पैकेट आता है और आपने 100 पैकेट बेचे महीने भर में, तो टोटल कॉस्ट जो आपने बेचा, 5 रुपए का एक पैकेट इंटू 100 नंबर ऑफ पैकेट, सो 500 रुपए की आपकी सेल्स हुई, ये होती है टॉप लाइन। क्या ये आपका 500 रुपए प्रॉफिट है? नहीं, ये है टॉप लाइन जो बोलते हैं सेल्स। मान लीजिए कि एक पैकेट की कीमत पड़ रही थी आपको 2.5 रुपए। इस 2.5 रुपए में खरीदने का भी दाम है, लाने ले जाने का भी है, बिस्किट आपकी दुकान के शेल्फ तक लाने में जो भी आपको कॉस्ट लगी वो सब मिला के टोटल पर पैकेट का पड़ा 2.5 रुपए। 100 पैकेट आप लाए थे, टोटल खर्चा आपने मान लीजिए 250 रुपए किया, तो टोटल सेल आपकी हो गई 500 रुपए की। सब खर्च मिला के मान लीजिए कि आपने 250 रुपए खर्च किए थे। यहाँ पर आपका प्रॉफिट क्या हुआ?
सिंपल कैलकुलेशन, 500 माइनस 250, 250 रुपए हो गया आपका प्रॉफिट। सो ये प्रॉफिट होता है, इसको हम बोलते हैं बॉटम लाइन। सो कंपनी की अगर टॉप लाइन बढ़ रही है तो बॉटम लाइन भी आइडियली बढ़नी चाहिए। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया हो। जब आप नेक्स्ट टाइम किसी का डेटा देखते हैं, मान लीजिए सेल आपकी 500 से बढ़ के 1000 हो गई, लेकिन प्रॉफिट आपका 250 से बढ़ा ही नहीं, 255 पे आके रुक गया, तो ये बहुत ही हेल्दी चीज नहीं है। केएसबी की बात करें तो आप बार बाई बार कंपेयर करिए सेल्स। आप देखिए, अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करते हैं, कर्सर को ध्यान से देखिए इस तरीके से, तो ऊपर जाती हुई ट्रेंड लाइन बनेगी। नेट सेल्स की बात करें तो ये उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, बट स्टिल अपवर्ड ट्रेंड में है। अगर आप करेक्ट की बात करें तो दैट मीन्स नेट सेल्स और प्रॉफिट दोनों धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। स्क्रीन पे दोबारा सेल्स और नेट प्रॉफिट आ गया, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट साल में एक बार बनता है, तो ये P&L स्टेटमेंट से मैंने डेटा निकाल के ग्राफ प्लॉट किया है। नेट सेल्स का आप ट्रेंड देखिए साल दर साल, कर्सर को आप फॉलो करिए, आप यहाँ पर सीधा सेगमेंट देखेंगे कि धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। 20 में डिप लिया, क्यों लिया वो सबको पता है, 20 में क्यों डिप लिया। सेम आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो जनवरी 12 से लेके मोर और लेस आसपास ही रहा, सेम लेवल के। 19 में बढ़ा, 20 में घटा, 21 और 22 में काफी तेजी से प्रॉफिट इनका बढ़ा है। सेम कंपनी की एक स्वॉट एनालिसिस की, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ये मनी कंट्रोल पे भी अवेलेबल है। इन डेप्थ नहीं जाएंगे वरना ये वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। सो क्विक में आप ये जानिए कि स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रेंथ 15 थी, वीकनेस 4 थी, अपॉर्चुनिटीज 4 थी और थ्रेट्स 0 थे इस कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोमोटर्स 66.69% की शेयर होल्डिंग रखते हैं इसमें, जो कांस्टेंट रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। इसके अलावा एफआईआई का भी शेयर है 3.23%, हरा वाला आप पार्ट देख सकते हैं। डीआईआई का भी यहाँ पर हैवी बाइंग है। पब्लिक की भी 19.21 शेयर होल्डिंग परसेंटेज है। तो काफी हेल्दी शेयर होल्डिंग मिक्स है इस कंपनी का। डीआईआई के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें होल्डिंग रखते हैं। सो पहला है निपो इंडिया टैक्स सेवर ईएलएसएस फंड, जिसने 3.41% होल्डिंग ली हुई है इसकी। उसके अलावा सुंदरम स्मॉल कैप फंड, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करके भी पैसे कमाती है, ये एक सेगमेंट है अगर आप नहीं जानते हैं तो बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने भी इसमें स्टेक लिया हुआ है। इसके अलावा टाटा स्मॉल कैप फंड। एक क्विक चेक मैं लूंगा इन ग्रुप्स के हिस्टोरिकल शेयर होल्डिंग का केएसबी लिमिटेड में, जिससे पता चलेगा कि क्या शेयर होल्डिंग बढ़ रही है या फिर घट रही है। यहाँ पर आपको दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 22 तक का ट्रेंड दिखेगा। पहले घटी, फिर दोबारा बढ़ी, अभी दिसंबर 21 के लेवल पर नहीं है। हम वेट करेंगे मार्च क्वार्टर के डेटा का और देखते हैं ये फर्दर बढ़ती है या फिर उतनी ही रहती है। सेम बजाज अलियांज का मैंने दिखाया, शेयर होल्डिंग कम हुई है पहले से। शेयर होल्डिंग कम होना नेगेटिव हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा, बिकॉज सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है। हर इंसान की, हर कंपनी की आइडियोलॉजी अलग होती है इन्वेस्टमेंट की। अगर किसी ने किसी स्टॉक में पैसे लगाए 50% प्रॉफिट का टारगेट लेकर, तो 50% पे वो बेच के स्ट्रिक्टली वहां से आउट हो जाएगा प्रॉफिट बुक करके। वो उसका प्लान था, उसने प्लान पूरा कर लिया, तो शेयर होल्डिंग ऑटोमेटिकली उसकी कम हो जाएगी। तो ये रैशनल भी हो सकता है। तो शेयर होल्डिंग कम होना हमेशा नेगेटिव नहीं है, बट अगर सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस बेच के भाग रहे हैं फिर ये डेफिनेटली नेगेटिव है। इस माइंडसेट के साथ ही आप शेयर होल्डिंग देखिए हमेशा, कि कम हो रही है तो फिर वो क्यों कम हो रही है, क्या और भी फंड हाउसेस बेच रहे हैं, ये भी आप साथ साथ ऑब्जर्व करिए। कुछ हाइलाइट्स मैंने मेंशन की हैं इनकी कॉन कॉल से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा बोरिंग होगा ये, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं, डिटेल रिसर्च कर सकते हैं इन चीजों के बारे में। एनपीसीआईएल की बात की मैंने, वो यहाँ पर दिख रहा है, 501 करोड़ का ऑर्डर इनको वहां से मिला हुआ है। मैं सर्विसिंग की बात कर रहा था, सुप्रीम सर्व जो इनका सेगमेंट है वो इसी सेगमेंट का नाम है, जो सर्विसिंग प्रोवाइड करता है पंप की सेल के बाद। सुप्रीम सर्व सबसे ज्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा कमाती है। केएसबी जो एमएनसी है वो इस सेगमेंट से। इंडिया में अभी इसका स्कोप थोड़ा सा कम था, तो कंपनी कोशिश कर रही है कि सुप्रीम सर्व का स्कोप और बढ़ाया जाए, पेनिट्रेशन और बढ़ाया जाए इंडिया में, जिससे मार्जिन इंप्रूव हो। कंपनी का ये प्राइम फोकस है, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है रिसेंट रिजल्ट्स के कॉन कॉल के बाद। मुझे पता है कि आप सबका इंटरेस्ट हमेशा होता है कि टारगेट्स क्या है, कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा, तो और बोरिंग नहीं करते हैं, स्क्रीनर डेटा आप खुद चेक कर सकते हैं, वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस चैनल पर हम वो चीजें नहीं करेंगे जो हर आदमी कर रहा है, तो आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि टारगेट्स कैसे निकालते हैं आप। ये केएसबी इंडिया का चार्ट है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इंट्राडे वाले नहीं हैं। आपका शॉर्टेज जो फ्रेम होता है वो स्विंग ट्रेड होता है, जो हफ्ते 2 हफ्ते या फिर थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड करते हैं एक फिक्स
टारगेट लेकर माइंड में कि इतने परसेंट प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है। मैं बिलीव करता हूँ कि खरीदिए आप डेली चार्ट्स पे, बेचिए वीकली चार्ट्स पे। इससे होता क्या है कि आप बहुत ही कॉशियस रहेंगे खरीदने के टाइम, बिकॉज डेली चार्ट पे मूवमेंट अगर डाउन है तो आप उस टाइम पर नहीं खरीदेंगे, आप बच जाएंगे। और जब बेचने की बारी होती है तो कई बार डेली मूवमेंट से आदमी डर जाता है, बेच के भाग जाता है। वीकली चार्ट देखने से क्या होता है, आपको एक लॉन्ग टर्म आइडिया मिलता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, और आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं आपको केवल ये आइडियोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक कि लॉस्कर फेरस है, आप जब खरीदने की बात करेंगे तो आप इसका डेली चार्ट देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डेली चार्ट 2 दिन से फॉल ले रहा है। यहाँ पर आप बैक जाएंगे तो देखेंगे जो आपको ये व्हाइट वाली लाइन दिख रही है, जो मैंने यहाँ प्लॉट किया हुआ है 40 डे का EMA, यहाँ पर ये बहुत ब्यूटीफुली सपोर्ट ले रहा है। लास्ट टाइम सितंबर 22, फिर देखिए अक्टूबर 22, फिर देखिए दिसंबर 22, फिर यहाँ पर आया मार्च 23, अभी यहाँ पर अप्रैल 23। यहाँ पर ब्यूटीफुली सपोर्ट ये ले रहा है, डेली स्केल पर हमें दिख रहा है। तो जब आप डेली चार्ट देखेंगे तो आप थोड़े कॉशियस रहेंगे कि आप गलत लेवल पे ना खरीदें। अगर आपके पास ऑलरेडी है शेयर, 30-40% प्रॉफिट में है, तो आपको डर लग रहा है 2 दिन जब ये गिर गया, आप बेचने के लिए वीकली चार्ट ही देखिए हमेशा। आपको लॉन्ग टर्म आइडिया मिलेगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस शेयर का क्या है, जो यहाँ पर अप है। सो डेली चार्ट पे खरीदिए, बेचने के लिए वीकली चार्ट जरूर देखिए बेचने के पहले। ज्यादा भटकते नहीं है, KSB पे वापस आते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि आप निकालें कैसे कि शेयर का टारगेट क्या है। खरीदना है तो हम डेली चार्ट यहाँ पर देखेंगे। आपको जो ये चार्ट दिख रहा है, पहले तो आप फोन पे मत देखिए, आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे खोल लीजिए, तो आसान होता है एनालिसिस करना। स्ट्रेट लाइन मेरी नहीं होगी, उसको माइंड मत करिएगा। सिखाने के लिए मैं ऑटोमेटिक लाइन नहीं यूज कर रहा, हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए, और फिर आप देखिए ये लेवल कब क्रॉस हो रहा है। यहाँ पर ये शेयर कंफर्टेबली ऊपर निकल गया है। अगर ये ना निकला होता तो थोड़ा सा रिस्क होता कि क्या पता ये और ऊपर ना जाए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि KSB शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा रिटर्न दे देगा। मैंने क्यों कहा कि आप फोन नहीं लैपटॉप पे यूज करिए, बिकॉज जितनी बड़ी स्क्रीन पे आप देखेंगे उतना बड़ा टाइम फ्रेम देख के आप स्टडी कर पाएंगे, और आपकी एनालिसिस ज्यादा रोबस्ट होगी। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे सेफर होता है डिसीजंस लेना। सो हम ट्रेडिंग व्यू का ये ऑटोमेटिक वाला भी डॉटेड लाइन यूज कर लेते हैं। आप देखिए 2174 इसका हाई था, तो 2174 जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तो आप ये मान सकते हैं कि जो इसका यहाँ पर ये ब्रेकआउट सा हुआ है, ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। एक हेल्दी ब्रेकआउट हमेशा ऐसा होता है कि शेयर थोड़ा सा बाहर निकला आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से, फिर थोड़ा सा वो रिट्रेस किया, उसके बाद ऊपर बढ़ा। अगर वो जूम करके निकल गया, ये बहुत ही अनहेल्दी होता है, इसमें रिस्क बढ़ जाता है, उसके वापस बहुत ज्यादा गिरने के, ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सिंस निफ्टी अप ट्रेंड में है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और यहाँ से ये ऊपर निकला है और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया है एक दिन, तो आप ये मान सकते हैं कि एक ये जोन है जहां पर आप इस शेयर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। छोटी पोजीशन आप तभी बनाइए अगर यहाँ पर आके थोड़ा सा ये रुकता है। तो हमेशा आप ऐसे एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और फिर देखिए वो लाइन के ऊपर जब निकल रहा है, अगर वो निकल के भाग गया तो कोई बात नहीं, वहां पे वो यूजुअली रिट्रेस करेगा। तो जब रिट्रेस करके वापस चलना शुरू करता है तब आप लीजिए। ये एक दिन में 100% तो नहीं भाग जाएगा, मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये रिट्रेस कर रहा है, मान लीजिए ये क्या पता 2170 के लेवल तक वापस आए आज या कल में, उसके बाद फिर चलना स्टार्ट करे। जब चलना स्टार्ट करे, श्योर हो जाए कि हाँ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की थी इसके ऊपर ये निकल गया है, तो आपका रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल हो जाता है। सिमिलर चीज एक और चार्ट में, किर्लोस्कर ऑयल इंजन देखिए, यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो 369 के लेवल पर इसके ये ऊपर निकला, थोड़ा सा रिट्रेस किया, चांसेस है यहीं पर ये वापस आके सपोर्ट लेगा और फिर चलना स्टार्ट होगा। मैंने लैपटॉप क्यों बोला कि जब आप ये और बड़ा टाइम फ्रेम ले जाएंगे तो आप ये देखेंगे 2017-18 के जोन के बीच में 413, 14, 15, 20 के लेवल पर, रफली 420 की रेंज में ये स्टॉक काफी टाइम तक था। तो यही सेम लेवल इसके लिए बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये छत तोड़ के शायद निकल ना पाए। तो अभी ये 407 पर है, आप देख रहे हैं आसपास ही है। थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, चांसेस है ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। नीचे जाने के लिए क्या चाहिए होगा कि सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा है, ऊपर जाने के लिए बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है। तो आप जब इसको थोड़ा और पास लाके देखेंगे तो आपको जो ये हरे बार दिख रहे हैं, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको देंगे कि और अपवर्ड मूव शायद यहाँ पर बाकी है। बट अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस गिरना स्टार्ट कर देता है, तो मान लीजिए आप 368, 69, 70 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके नीचे गिरता है तो बेच के निकल जाइए। मैं 5% का रखता हूँ ये, कि अगर ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेड जब लेता हूँ तो अगर 5% के नीचे गया तो विदाउट एनी थॉट वहां से निकल जाइए। अगर स्टेबल रहता है तो आप देख सकते हैं कि कब इसका अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है,
वहां पे आप दोबारा बाइंग देख सकते हैं। सिमिलरली जी शिपिंग, आप देखिए यहाँ पर ये बाहर निकला और रिट्रेस किया काफी ज्यादा, सपोर्ट लिया इसने 200 EMI पर, और यहाँ से वापस चलना ऊपर स्टार्ट किया है। इस तरीके से आप सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लीजिए, जो भी टाइम फ्रेम आप रखना चाहते हैं, छोटा टाइम फ्रेम या बड़ा टाइम फ्रेम, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस हमेशा वर्क करती हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए मैं देखता हूँ कि मान लीजिए ये 662 के लेवल से ऊपर निकल जाता है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये ऊपर स्विंग ज्यादा देगा। अगर आपको और शॉर्ट टारगेट्स रखने हैं तो मान लीजिए मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, जो आपको दिख रहा है जहां पर ज्यादा कैंडल्स ऊपर जाके रुक रही थी। ये आपका आ गया 378, 78 ऊपर निकलता है और स्कोप बढ़ जाएगा अपवर्ड स्विंग का। उसके बाद एक और लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, जो है इसका 730 के आसपास का, ऑल टाइम हाई के आसपास की रेंज, इसके ऊपर निकलता है तो फिर अपवर्ड टारगेट ओपन हो जाएंगे, वो हो जाएगा ब्लू स्काई जोन, मतलब ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, फिर कोई टारगेट नहीं होता है इसका, फिर ये ऊपर बढ़ता जा सकता है, या फिर रिट्रेस होगा तो फ्यूचर के लिए वही हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, और साथ ही साथ नीचे वॉल्यूम देखिए। अगर वॉल्यूम का सपोर्ट नीचे से आ रहा है तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि शेयर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में यही दिख रहा है। वन मोर एग्जांपल फॉर यू, एलजी बालकृष्णा ब्रोस, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनाया आपने, 808 का लेवल है, इसके ऊपर ये निकल चुका है, नीचे वॉल्यूम भी आपको थोड़े थोड़े स्पर्ट में दिख रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा। तो जो यहाँ का लेवल था ये सितंबर 22 के आसपास का, इसके ऊपर यहाँ पे ये निकल जाएगा, रिट्रेसमेंट काफी हो चुका है। इस तरीके से आप सिंपल लाइनें बनाइए, ब्रेकआउट निकालने की कोशिश करिए, और जो इसका पास्ट में इसके ऊपर का लेवल रहा है वही आपका टारगेट होता है। सो जो इसका पास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का लेवल रहा है वही इसका टारगेट होता है। यहाँ पर एलजी बालकृष्णा के केस में थोड़ा सा मैं और बड़ा चार्ट फ्रेम अगर कर देता हूँ, इस लेवल के ऊपर कभी नहीं गया है, इसको जब ये क्रॉस करेगा तो ये ब्लू स्काई जोन में हो गया, मतलब वहां पर टारगेट नहीं होगा। एक लाइन आपको सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, पास्ट में जो इसका ब्रेकआउट का केस रहा है, तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली 660 के लेवल से यहाँ पर रिजेक्शन इसने लिया था, फिर काफी करेक्ट हुआ था ये, और यहीं पर आके फिर से थोड़ी देर रुका, फिर नीचे गिर गया, रिट्रेस किया, और जब यहाँ से ये घूम कर ऊपर पहुंचा तो आप देखेंगे कि इसी लेवल पर आके ये फिर रुक रहा है, 663 का लेवल है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पास्ट में जो आपका रेजिस्टेंस रहता है, जो आप तोड़ के ऊपर निकले थे, फ्यूचर में जब शेयर नीचे आता है तो वही रेजिस्टेंस का लेवल सपोर्ट बन जाता है उस शेयर के लिए, जो आप बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले आउट होते देख रहे हैं एलजी ब्रोस लिमिटेड के शेयर में। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 17-18 का जो लेवल था, 639 का, इसको इसने ब्रेक किया है तो ऑलरेडी ब्रेकआउट जोन में चल ही रहा है। अगर आप ये लंबा टाइम फ्रेम लेते हैं तो इसके हिसाब से टारगेट क्या होगा, मान लीजिए 200, 150 नीचे हो गया, 650 मान लेते हैं ऊपर, 500 पॉइंट हो गया, यहां से आप 500 पॉइंट और जोड़ दीजिए, 650 प्लस 500, 1150, 1150 टारगेट आपका निकल गया अगर आप ये बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो। अगर और छोटे टाइम फ्रेम में आपको देखना है तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम आपका बन रहा है 650 के आसपास, इसको आप 800 मान लीजिए, 150 पॉइंट का हो गया, 800 प्लस 150, 950 का टारगेट यहाँ पर आपको बन गया अगर ये ब्लू स्काई जोन में जाता है तो। ये रफ होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। हमेशा अपनी स्टडी करिए, सीखने की कोशिश करिए, बेहतर स्विंग ट्रेड्स लीजिए। सो आई होप कि एसबी लिमिटेड से चली गाड़ी जैसे स्विंग ट्रेड्स तक पहुंची है, आपकी कुछ मदद कर पाए इन्वेस्टमेंट के अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।